वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, काफ़ी बार बच्चों ने कहा सर प्लीज़ रीड लेवल फर्स्ट की क्लास पर्यावरण अध्ययन की क्लास शुरू करें, लाइव शुरू करें। तो फ्रेंड्स, मैं लाइव तो नहीं बट प्रीमियर वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, डालने जा रहा हूँ, जिससे आप लाइव चैट कर पाएंगे और अपनी जो क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आप लाइव कर पाएंगे। तो उन सभी स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ रहा हूँ रीड लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन की क्लासें। अब ये आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बिना देरी किए हमारा जो यूनिट फर्स्ट है रीड लेवल फर्स्ट में, जो पहला टॉपिक है रीड लेवल फर्स्ट की पहली यूनिट में सिलेबस में, वो है परिवार, ठीक है। तो परिवार पे हम शुरू करते हैं पहले कि परिवार वास्तव में होते क्या हैं। तो परिवार वास्तव में क्या होता है, दो विषम लिंगी मतलब स्त्री पुरुष, दो विषम लिंगी स्त्री पुरुषों के मेल से, वैध वैध समझते हैं, वैध लीगल, वैध स्त्री पुरुषों के मेल से वैध यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी संस्था होती है जो बच्चों की उत्पत्ति मतलब संतानों की उत्पत्ति, उनके लालन पालन पोषण तक की जिम्मेदारी उठाती है, ठीक है। उसको ही हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। परिवार की जो अवधारणा है, प्राणी शास्त्रीय अवधारणा, वो ये है कि परिवारों में दो विषम लिंगियों का मेल होता है, ठीक है, एक स्त्री एक पुरुष, ठीक है। वर्तमान में तो और भी परिवारों के रूप देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात करेंगे, जैसे लेस्बियन होता है, एक गे होता है, इन सब की बात करेंगे। बट अभी हम सबसे पहले परिवारों की जो विशेषता है उसको जान लेते हैं। परिवारों की जो विशेषता है, सबसे पहली बात है उसमें सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता कहने का अर्थ है कि जितने भी मानवीय समाज हैं, जितने भी मानवीय समाज हैं, उन सभी में परिवार देखने को मिलते हैं। अतः परिवारों में क्या पाई जाती है, सार्वभौमिकता देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा है भावनात्मक आधार। भाई परिवार के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से दिल से जुड़े होते हैं, ठीक है, भावना से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। भाई हम कहते हैं ना कि कैसा भी हो, कुछ भी हो, भाई कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बट जब भाई विपत्ति में आता है तो निश्चित रूप से एक दर्द दिल में उठता है। तो भावनात्मक आधार रहता है परिवार में व्यक्तियों जो सदस्य हैं उनके भीतर, ठीक है। समाज निर्माण में भूमिका, ये सबसे अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होता है, ये आप जानते ही हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होता है और परिवारों के मिलने से ही किनका निर्माण होता है, समाजों का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि समाज निर्माण में ये भूमिका निभाते हैं। आगे है हमारा कि सहयोग की भावना पर आधारित है। बिल्कुल, परिवार सहयोग से ही चलता है। मैं जिन परिवारों में आपसी सहयोग नहीं देखने को मिलता है उन परिवारों को आपने बिखरते हुए देखा होगा। मुझे किसी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप परिवारों में रहते हैं और आप परिवारों को ही देखते हैं। जिन भी परिवारों में सहयोग नहीं होता, आपसी तालमेल नहीं होता, उन परिवारों को बिखरते हुए देर नहीं लगती है। तो परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह सहयोग की भावना ही होती है, ये ध्यान रखना। ओके, सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल ये सबसे अच्छी विशेषता है। परिवार, हमने क्या कहा, परिवार एक संस्था है, उसमें हर एक व्यक्ति का अपना एक कार्य निर्धारित है। अगर पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों को घर में रखा जाता है, तो स्त्रियां भी घर में अपनी पूरी भूमिका निभाती हैं। महिलाएं घर संभालती हैं और पुरुष आर्थिक जो भागीदारी है परिवार की उसको निभाते हैं। महिलाओं की भी भूमिका ऐसे परिवारों में कम नहीं होती है। आजकल के जो परिवार देखने को मिल रहे हैं उनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही इकोनॉमिक रूप से भी और जो व्यवहारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी अपने परिवारों को संभाल रहे हैं। तो परिवार किस पर आधारित होते हैं, सहयोग की भावना पर और सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं। किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं होता है, क्योंकि परिवार एक समूह है, एक ग्रुप है जिसमें सभी मिलकर कार्य करते हैं, तभी वो आगे बढ़ता है। आर्थिक व्यवस्था कहने का अर्थ है
कि सामूहिक आर्थिक उत्तरदायी होता है। परिवार जैसा होता आपने देखा होगा, विशेषकर भारत की एक पहचान है सामूहिक परिवार, जिसको हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं। इरावती कर्वे हैं, नाम लिखता हूं मैं, इरावती कर्वे कहते हैं कि भारत में परिवारों का अर्थ ही संयुक्त परिवार से है। भारत में परिवारों का अर्थ ही किससे है? संयुक्त परिवार से है। तो भारत में जहां संयुक्त परिवार होते हैं वहां पर क्या होता है? आर्थिक व्यवस्था यानी पूरे परिवार का सामूहिक आर्थिक उत्तरदायित्व होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से संयुक्त परिवार ऐसे होते हैं जिनमें जैसे मान लो 4 भाई हैं, एक नहीं कमा रहा है, ठीक है, तो उसको उस सामूहिक परिवार यानी संयुक्त परिवार में पता ही नहीं लगता है कि उसके बच्चे कब पल बढ़ जाते हैं, उनकी कब शादियां हो जाती हैं, है ना। कारण क्योंकि परिवार जो है वो उनका उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व भी क्या होता है? एक सामूहिक होता है। वंश नाम, ये बड़ी अच्छी बात है। एक परिवार एक ही वंश के नाम से कंटिन्यू पीढ़ियों तक चलता है, ये परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है। निवास, सामूहिक निवास होता है, एक परिवार एक ही स्थान पर सामूहिक रूप से निवास करते हैं, तो ये परिवारों की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इनमें डायरेक्टली क्वेश्चन विशेष नहीं बनता है, क्योंकि और क्वेश्चन भी वो बनेंगे जैसे कि क्वेश्चन बना और ऑप्शन के आधार पर आप अपनी बुद्धि से उनका परीक्षण करके आंसर दे पाएंगे। जैसे मैं आपके टेस्ट ले रहा हूं, तो आज रीड लेवल फर्स्ट का हम पहला ही लेसन शुरू कर रहे हैं, तो हम जब नेक्स्ट टेस्ट लेंगे टेलीग्राम पर, तो उसमें हम इन परिवार को ही रखेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। ओके, आगे बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत को देने वाले रहे थे प्लेटो और अरस्तु। शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो और अरस्तु ने। शास्त्रीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन में इसको कहें तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार जो होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। ठीक है, कहने का अर्थ है कि भाई शास्त्रीय सिद्धांत स्त्री और पुरुष, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, प्लेटो और अरस्तु कह रहे हैं ना, ठीक है, कि ईश्वर ने स्त्रियों को नाजुक बनाया है, ठीक है, कमजोर नहीं कहूं मैं, नाजुक कहूं, है ना, नाजुक कोमल बनाया है, और पुरुष को कठोर बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे चप्पल लेके मारने मत आ जाना, ठीक है, ये प्लेटो और अरस्तु कह रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो क्या है कि प्लेटो और अरस्तु कह रहे हैं कि स्त्रियों को ईश्वर ने कम शक्तिशाली और नाजुक कोमल बनाया है, ठीक है, और पुरुष शक्तिशाली हैं तो वो अपने परिवारों की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी स्थिति में हमारा जो परिवार रहे हैं वो कैसे हुए? पितृसत्तात्मक हुए, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात आती है परिवारों का एक स्वरूप यौन साम्यवाद देखने को मिलता है। यौन साम्यवाद ब्रिफाल्ट है, लुइस मॉर्गन फ्रेजर, ये कुछ विद्वान हैं जो इस यौन साम्यवाद को स्वीकार करते हैं। यौन साम्यवाद एक प्राचीन अवधारणा है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं आपको कि वास्तव में क्या है। जो ब्रिफाल्ट हैं, लुइस मॉर्गन है, इनका विचार था कि आदिम समय में, आदिम समझते ना, प्रारंभिक स्वरूप, आदिम समय में परिवारों का जो स्वरूप रहा था वो यौन साम्यवाद पर आधारित रहा। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से यौन संबंध स्थापित कर सकता था, और ऐसे में जब संतान उत्पन्न होती थी तो उनके माता पिता का निर्धारण नहीं हो पाता था, स्पेशली पिता का निर्धारण नहीं हो पाता था, क्योंकि वो क्या था? यौन साम्यवाद था, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्त्री किसी से भी यौन संबंध स्थापित कर सकती थी, ठीक है, तो पिता का निर्धारण नहीं होता था। तो इस प्रकार के जो परिवार रहे वो परिवार क्या कहलाते हैं? यौन साम्यवाद कहलाते हैं। पुरानी जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में इस प्रकार के कुछ परिवारों में उदाहरण मिलते भी हैं। एक विवाही सिद्धांत, वेस्टरमार्क, ठीक है, वेस्टरमार्क एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है, याद रखना, बुक का नाम पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये बुक का नाम है, वेस्टरमार्क की बुक है। वेस्टरमार्क इस यौन साम्यवाद की आलोचना करते हैं, वेस्टरमार्क इस यौन साम्यवाद की आलोचना करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि यार ऐसा ना, यौन साम्यवाद जैसा कभी भी नहीं था,
ठीक है, हमेशा से ही परिवारों का जो स्वरूप रहा है वो कैसा रहा है, एक विवाही रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से वेस्टरमार्क कहते हैं कि जो परिवार का आधुनिक जो प्रारंभिक स्वरूप था वो एक विवाह पर ही था, यौन साम्यवाद जैसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद है उद्विकास का सिद्धांत। ठीक है, अच्छा ये रह गया हमारा बीच में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, ब्रिफाल्ट और टाइलर। देखो एक बात, ये जो सिद्धांत है ना, इसको मैं इससे कनेक्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले ब्रिफाल्ट पर ही चलते हैं। ब्रिफाल्ट ने कहा कि परिवारों का आदिम स्वरूप कैसा था, यौन साम्यवाद पर आधारित था। कोई भी महिला किसी भी पुरुष से, कोई भी पुरुष किसी भी महिला से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। ठीक बात है, इससे संतान के पिता का पता नहीं चलता। ओके, ये बात सही बात है कि पिता का पता नहीं चलेगा, बट माँ का तो पता चलता ना, क्योंकि माँ ही तो जन्म देने वाली है। ठीक है, और माँ का जब पता चल जाता है तो फिर संतान का जो है इधर उधर जो भटकना, जो भी हम कह रहे हैं, ब्रिफाल्ट ने पहले कहा कि जो उत्पन्न संतानें हैं उनकी बुरी हालत होती थी, बट ब्रिफाल्ट अपने ही सिद्धांत में संशोधन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। परिवार जो थे वो क्या रहे, मात्र सत्तात्मक रहे। परिवार क्या रहे, मात्र सत्तात्मक रहे। कारण क्योंकि उत्पन्न संतानों की माता का पता लगता था, माता संतानों को अपने पास रखती थी, संतानों को भली भांति से माता ही संभाल सकती है। इस वजह से ये जो सिद्धांत रहा वो क्या हुआ, मात्र सत्तात्मक रहा। और ब्रिफाल्ट ने बहुत खूबसूरत बुक लिखी है, उस बुक का नाम है दी मदर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना, ब्रिफाल्ट की है। ब्रिफाल्ट की बुक है दी मदर्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन बुक है और काफी बार पूछी हुई भी है। इसके बाद है उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास का सिद्धांत, इसके जो जनक हैं लुईस मॉर्गन, और जनक है बेकोफेन। ठीक है, जनक है बेकोफेन और इसको विस्तृत स्वरूप देने वाले थे लुईस और मॉर्गन। देखो डायरेक्ट अगर हम बात करें कि लुईस और मॉर्गन के अनुसार परिवार कैसे थे वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग, तो लुईस और मॉर्गन सीधा कहते हैं कि ये जो परिवारों का जो वर्तमान स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक रहा है, बट वो इसको उद्विकास के आधार पर परिभाषित करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो परिवार हैं वो अचानक से पितृसत्तात्मक नहीं हुए, इनका क्रमबद्ध विकास हुआ है, एक चरण से दूसरे चरण के भीतर ये पहुंचे हैं, क्रमबद्ध इनका विकास हुआ है। जैसे हम शुरू करें, जो परिवार थे वो सबसे पहले रक्त संबंधों पर आधारित थे। ठीक है भाई, जैसा भी यौन साम्यवाद रहा हो किसी भी तरह, जैसे प्रारंभिक स्वरूप में ये यौन साम्यवाद के उदाहरण मिलते हैं, तो संतान और माता के मध्य जो परिवारों का स्वरूप था वो कैसा था, रक्त संबंधों पर आधारित था, और प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक रहा, रक्त संबंधों के आधार पर, क्योंकि पिता का पता नहीं लगता था, माता का पता रहता था, तो रक्त संबंधों पर आधारित ये रहा। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि फिर परिवारों का स्वरूप बदलने लगा, क्योंकि महिलाओं को ईश्वर ने नाजुक कोमल बनाया है। ठीक है, तो ऐसे में धीमे धीमे जो शक्ति है, परिवारों की शक्ति है, वो किसके हाथों में आने लगी, पुरुष के हाथों में आने लगी। ठीक है, पुरुष के हाथों में आने लगी, और उस समय परिवारों का जो स्वरूप था पुरुष प्रधान होने लगा और परिवार सामूहिक रूप से विकसित होने लगा। ठीक है, और ऐसे में उस परिवार को हम समूह परिवार कहने लगे। ठीक है, समूह परिवार कहने लगे और कंटिन्यू ऐसा चलता रहा। स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई, नाजुक हो गई, मतलब खराब हो गई। स्त्रियों की जो काउंटिंग है, वो जो जिनको लिंगानुपात कहते हैं, वो भी कम होने लगी। तो इस वजह से बहुपति विवाह होने लगे, स्त्रियों की संख्या खराब होने लगी। ठीक, संख्या खराब क्या मतलब, लिंगानुपात कम होने लगा, तो बहुपति विवाह होने लगे। एक ही स्त्री के कई पति हुआ करते थे, क्योंकि लिंगानुपात क्या था, कम था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि परिवारों में फिर से स्वरूप बदला, मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे कृषि में जो महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता महसूस हुई। श्रमिक के रूप में मान लीजिए, या किसी भी और कार्य में, पशुपालन मानव करने लगा, तो महिला की जो भागीदारी वो महसूस होने लगी। तो ऐसे में स्त्रियों का जो बच्चियां हैं उनको सुरक्षित रखा गया, तो काउंटिंग बढ़ने लगी। ठीक है, काउंटिंग बढ़ने लगी, तो कबीलों में जो होने वाले युद्ध थे वो क्या होने लगे, उन युद्धों में पुरुष संख्या में कमी आने लगी। तो जो
परिवार थे वो क्या हो गया, स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो गई, पुरुषों की संख्या कम हो गई। ऐसे में बहुपत्नी विवाह को क्या मिली, प्राथमिकता मिली। कुछ परिवारों का स्वरूप सिंडेस्मियन भी देखा जाता है। सिंडेस्मियन जो परिवार होते हैं, समूह परिवार होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। सिंडेस्मियन परिवार में एक पुरुष का विवाह होता तो एक स्त्री से ही है, इस परिवार की बात कर रहा हूं। पुरुष का विवाह परिवार की एक स्त्री से होता है, लेकिन वो पुरुष उस परिवार में उपस्थित सभी महिलाओं का पति माना जाता है। वो उन सभी महिलाओं से सेक्स कर सकता है, यौन संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उनको सिंडेस्मियन परिवार कहते हैं। फिर अभी हम वर्तमान की बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार उद् विकास के आधार पर हमें देखने को मिलते ही हैं। ओके, इसके अलावा फिर कुछ और सिद्धांत है, जैसे स्पेंगलर का जो सिद्धांत है, चक्राकार सिद्धांत है। स्पेंगलर लिख देता हूं मैं, स्पेंगलर, ये चक्राकार सिद्धांत जो उद् विकास से ही संबंधित है। एक मूलर लियर का सिद्धांत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वंश नाम गोत्र आधारित परिवारों के प्रकार बताते हैं। मैं नाम तो लिख ही देता हूं, मूलर लियर सिद्धांत को कोई नाम नहीं है विशेष। मूलर लियर वंश गोत्र आदि के आधार पर बताता है। ठीक है, ओके। तो ये जो वीडियो है प्रीमियर वीडियो है, तो इस पर आप लाइव चैट कर सकते हैं। कोई भी बात कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत कमेंट करें, और लाइव चैट है तो मैं इसका इंस्टेंट आपको रिप्लाई भी करूंगा। ओके, आगे हम जानते हैं परिवारों के प्रकार, उसके बाद ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू हमारे साथ बने। हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं परिवारों के प्रकार। ठीक है, परिवारों के प्रकार पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रकृति के आधार पर, या हम कह सकते हैं संख्या के आधार पर। तो प्रकृति या संख्या के आधार पर परिवारों का जो स्वरूप होता है उसमें एक होता है एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार जो होता है उसको नाभिक परिवार भी कहते हैं, नाभिकीय परिवार। इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, फैमिली। ओके जी। तो प्रकृति के आधार पर एकल परिवार या नाभिकीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय परिवार की संज्ञा देते हैं। ठीक बात है, या एकल परिवार की संज्ञा देते हैं। उसके बाद संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें एक ही छत के नीचे 2 या 3 पीढ़ी के जो व्यक्ति होते हैं वो एक साथ निवास करते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। अगर भारत की हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है वंश नाम के आधार पर परिवार। वंश नाम के आधार पर एक होता है पितृनामी, एक होता है मातृनामी, पितृनामी मातृनामी। जिसमें वंश पिता के नाम पर चले वो तो पितृनामी। भारत में मोस्टली ये परिवार देखने को मिलते हैं, पितृनामी परिवार। एक होता है मातृनामी जिसमें वंश माता के नाम से आगे बढ़े। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, दक्षिण भारत में ये मातृनामी परिवार देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए केरल की नायर जाति जो होती है वो मातृनामी या मातृसत्तात्मक परिवारों का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया यानी उत्तर पूर्वी मेघालय है, वहां पे भी मातृनामी परिवार देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं निवास स्थान के आधार पर एक होता है पितृस्थानीय, एक होता है मातृस्थानीय, एक उभय स्थानीय, नव स्थानीय और मातुल स्थानीय। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए निवास स्थान के आधार पर। कहने का अर्थ है कि स्त्री पुरुष दोनों का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात
जब वधू वधू लड़के के पिता के घर या सीधा से कह दो लड़के के घर जाकर रहे तो उसको हम पितृस्थानीय कहेंगे। मातृस्थानीय, इसमें वर वधू विवाह के पश्चात लड़की की माँ के घर या लड़की के परिवार वालों के यहाँ जाकर रहे, कौन वर रहे, ठीक है, वर रहे तो उसको हम कहते हैं मातृस्थानीय। उभय स्थानीय बहुत अजीब परिवार है ये। उभय स्थानीय में क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों की शादी हुई, ठीक है, इसमें फिर विवाह के पश्चात स्त्री अपने घर रहती है, पुरुष अपने घर रहता है, ठीक है, फिर ऐसा शादी क्यों करनी थी, स्त्री अपने घर रहेगी, पुरुष अपने घर रहेगा। ये जो परिवार का स्वरूप है ये उभय स्थानीय। बट इसमें एक रहता है कि जब रात होती है तो पुरुष रात बिताने के लिए लड़की के घर आ जाता है, लड़की के घर आ जाता है, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। और फिर दिन होते ही लड़का वापस से अपने जो कार्य स्थल है या अपना जो परिवार है वहां चला जाता है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, पहले जब हम ये ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब भी, कि मान लीजिए कि जो स्त्री और पुरुष यानी वर वधू के घर में 400 किलोमीटर का अंतर हो तो फिर वो कैसे आएगा, उसकी सारी रात तो बसों में चली जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ फिर उपाय निकालेंगे, हो सकता है लड़की बुला ले लड़के को या लड़का बुला ले लड़की को, जो भी है, ठीक है। ये हो गया उभय स्थानीय। नव स्थानीय, इसमें नव स्थानीय में क्या होगा कि विवाह हुआ, विवाह के पश्चात लड़का और लड़की एक अन्य ही स्थान पर रहने के लिए निकल जाएंगे, उसको हम कहेंगे नव स्थानीय, नया स्थान चुन लेंगे। मातुल स्थानीय, मातुल स्थानीय में होता कि वर वधू लड़के के मामा के घर जाके रहते हैं विवाह के पश्चात, ऐसा जो परिवार होता है उसको हम कहते हैं मातुल स्थानीय। संपत्ति स्थानांतरण के आधार पर, संपत्ति स्थानांतरण के आधार पर एक होता है मातृरेखीय, एक होता है पितृरेखीय, एक होता है मातुल रेखीय, मातुल रेखीय, ठीक है। मातृरेखीय में क्या होता है, संपत्ति का स्थानांतरण मां से बेटियों में होता है। पितृरेखीय में संपत्ति का स्थानांतरण पिता से पुत्रों में होता है। मातुल रेखीय में संपत्ति का स्थानांतरण मामा से भांजे में होता है। ये हो गया मातुल रेखीय। दूसरा, कर्ता की स्थिति के आधार पर, कर्ता की स्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो प्रभाव या उद्भव, ठीक है, और एक होता है प्रजनन। ये दो प्रकार के परिवार होते हैं, प्रभव, उद्भव और प्रजनन। ये तो एक ही हो गया, ये एक प्रकार, ये दूसरा प्रकार। प्रभव या उद्भव, ठीक है, प्रभव यानी जन्म, इसको हम जन्म भी कह सकते हैं, जन्म मूलक, जन्म मूलक। और ये होता प्रजनन मूलक। जन्म मूलक, जन्म मूलक में क्या होगा कि अपना अपन है ना, आप अपने पे सोचो, अपन अपने परिवार का हिस्सा है, क्यों, अपन अपने परिवार का हिस्सा है, क्यों, क्योंकि हमने उस परिवार में जन्म लिया है। ये तो हमारा जो परिवार है, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, हमारे लिए वो कौन सा परिवार हो गया, जन्म मूलक। अब ऐसे मान लीजिए आपकी शादी हुई, ठीक है, आपकी शादी हुई और आपने बच्चे पैदा किए, तो आपका जो वो परिवार है, आप, ठीक है, और आपके जो साथी हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो दोनों ने मिलके बच्चे पैदा किए, तो दोनों के लिए, दोनों स्त्री पुरुषों के लिए वो जो परिवार होगा वो कैसा होगा, प्रजनन मूलक। लेकिन जो उत्पन्न संतान है उसके लिए वो परिवार कौन सा हो जाएगा, जन्म मूलक, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। सत्ता के आधार पर हमने बात करी क्या, अच्छा, सत्ता के आधार पर नहीं करी। सत्ता के आधार पर दो ही होते हैं सामान्यतः, एक तो होता है मातृसत्ता, एक होती है पितृसत्ता। ऐसा होता है कि घर में जब मुखिया हो पिता तो वो पितृसत्तात्मक, जब घर में मुखिया हो माता तो वो मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक परिवार नायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मातृसत्तात्मक परिवार केरल में। विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर जो परिवार होते हैं उनमें एक सीधा मिटा के हम बात करते हैं, देखो, विवाह के आधार पर होता है एकल विवाह, एकल विवाह, बहुविवाह, एकल विवाह, बहुविवाह। फिर बहुविवाह के कुछ प्रकार आ जाते हैं, बहुपत्नी, बहुपति,
ठीक है, ये आ गए हमारे। तो एकल विवाह सिंपल, एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से या एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से हो, वो तो एकल विवाह। बहुविवाह में दो प्रकार के होंगे, बहुपत्नी और बहुपति। बहुपत्नी, जब एक पुरुष का विवाह कई स्त्रियों से हो वो तो बहुपति। बहुपत्नी, उल्टा बोल दिया, नहीं ठीक है, बहुपति, मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूं, बहुपति जब एक स्त्री का विवाह कई पुरुषों से हो, और बहुपत्नी जब एक पुरुष का विवाह कई स्त्रियों से हो, उसको हम बहुपत्नी विवाह कह देंगे। उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनमें इस प्रकार के परिवार, बहुविवाह परिवार देखने को मिलते हैं। अब परिवारों के कुछ आधुनिक स्वरूप हैं जिनको हम जान लेते हैं। आधुनिक स्वरूपों में एक आता है लिव इन, ठीक है। लिव इन में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष विवाह नहीं करते हैं, ठीक है, स्त्री और पुरुष विवाह नहीं करते हैं, बट वो साथ रहते हैं, ठीक है, साथ रहते हैं, संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, और उसके अलावा वो जो सेक्सुअल डिजायर होती है उन सबको वो कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार के परिवारों को हम लिव इन कहते हैं। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इन परिवारों को मान्यता दे रखी है। एक होता है गे, एक होता है लेस्बियन और गे। गे परिवार वे होते हैं जब एक पुरुष को पुरुष ही अच्छे लगने लग जाते हैं, मतलब उल्टा हो रहा है भाई उसके साथ, एक पुरुष है, पुरुष को पुरुष ही अच्छा लग रहा है, तो उस पर ऐसा जो परिवार मिलकर बनता है उसको हम गे कहते हैं, ठीक है। लेस्बियन में होता है एक स्त्री को ही पसंद करने लगती है, ठीक है, ये किस भी कारणवश होता होगा, ठीक है, हार्मोनल इनबैलेंस है या जो भी है, मानसिक तनाव वगैरह जो भी, हम बता नहीं सकते अभी इसके लिए कंफर्म क्या रहता है, बट लेस्बियन होता है कि एक स्त्री को स्त्री अच्छी लगने लगती है, और गे में होता है एक पुरुष को पुरुष अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रकार के तीनों परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ओके, तो ये हो गए हमारे भारत में जो परिवारों के मुख्य प्रकार हैं वे, ठीक है। अब हम अगला जो वीडियो हम लेंगे उसमें हम बात करेंगे भारत में परिवारों का स्वरूप क्या है, भारत में परिवारों से संबंधित कुछ क्या विशेषताएं स्पेशली उनके बारे में। ओके फ्रेंड्स, आप है ना कंटिन्यू बने रहिए। ये रीड लेवल फर्स्ट का पहला वीडियो मैंने पर्यावरण अध्ययन पर डाला है, ठीक है, आप कंटिन्यू बने, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।